नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडे हिस्ट्री के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले पिछले सेशन का रिकैप देखते हैं। पहला प्रश्न था, सिक्योर्ड लॉजिस्टिक्स डॉक्यूमेंट एक्सचेंज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह एक प्लेटफॉर्म है जो वर्तमान में उपयोग किए जा रहे लॉजिस्टिक्स डॉक्यूमेंट को तैयार करने, विनिमय और अनुपालन की मैनुअल प्रक्रिया को डिजिटल, सुरक्षित और निर्बाध दस्तावेज विनिमय प्रणाली के रूप में बदलने में मददगार है। दूसरा, यह सड़क और रेल द्वारा आवाजाही के बीच ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और पर्यावरणीय लागत सहित परिवहन की कुल लागत की वस्तुओं के अनुसार तुलना की अनुमति देता है। और उनकी ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर हैं? इसका सही जवाब था 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का प्रबंधन वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। दूसरा, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप विधेयक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप अधिनियम 2008 में संशोधन के लिए लाया गया है। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर हैं? इसका सही जवाब था केवल 2। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्वर्ण अयस्कों का सबसे बड़ा भंडार है? इसका सही जवाब था बिहार। अगला प्रश्न था, शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, रूस, चीन और कजाकिस्तान शंघाई सहयोग संगठन के संस्थापक सदस्य हैं। दूसरा, पाकिस्तान और भारत शंघाई सहयोग संगठन के स्थायी सदस्य हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर हैं? इसका सही जवाब था दोनों 1 और 2, यानी दोनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, बांस को ओडिशा का हरा सोना कहा जाता है। दूसरा, केंदू पत्ता एक राष्ट्रीयकृत उत्पाद है। तीसरा, केंदू पत्ता का सबसे बड़ा उत्पादक छत्तीसगढ़ है। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर हैं? इसका सही जवाब था केवल 2। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, कुबेर वित्त मंत्रालय का कोर बैंकिंग समाधान यानी कोर बैंकिंग सॉल्यूशन है, जिसे 2019 में पेश किया गया था। दूसरा, कुबेर प्रणाली को इन्फीनेट के माध्यम से एक्सेस नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर हैं? इसका सही जवाब था ना तो 1 और ना ही 2, यानी दोनों कथन असत्य हैं। अगला प्रश्न था, हाल ही में खबरों में रहा अमागढ़ किला निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब था राजस्थान। अगला प्रश्न था, सतलुज नदी व्यास नदी से किस स्थान पर मिलती है? इसका सही जवाब था हरिके। अगला प्रश्न था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP 2020 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, कैबिनेट द्वारा स्वीकृत राष्ट्रीय शिक्षा नीति आजादी के बाद से भारत में शिक्षा के ढांचे का केवल दूसरा बड़ा सुधार है। दूसरा, इसके तहत वर्तमान 10+2 प्रणाली को क्रमशः 3 से 8, 8 से 11, 11 से 14 और 14 से 18 वर्ष की आयु के अनुरूप एक नई 5+3+3+4 करिकुलर संरचना द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या से गलत हैं या फिर हैं? इसका सही जवाब था केवल 1। अंतिम प्रश्न था, जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम विधेयक 2021 यानी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन बिल 2021 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसमें सभी प्रकार के बैंक शामिल होंगे, जिसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंक भी शामिल है। दूसरा, यह पहले से ही मॉरेटोरियम के तहत आने वाले बैंकों को कवर करेगा, लेकिन उन बैंकों को कवर नहीं करेगा जो मॉरेटोरियम के तहत आ सकते हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर हैं? इसका सही जवाब था केवल 1। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण यानी AERA संशोधन विधेयक 2021 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, विधेयक में विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण अधिनियम 2008 की धारा 2(1) के तहत
माइनर एयरपोर्ट की परिभाषा में संशोधन करने का प्रस्ताव है, ताकि किसी अन्य हवाई अड्डे के स्थान पर हवाई अड्डों का एक समूह शामिल किया जा सके। दूसरा, इस संशोधन का उद्देश्य छोटे गैर लाभकारी हवाई अड्डों को लाभकारी हवाई अड्डों के साथ एक संयोजन या पैकेज के रूप में बोली लगाने वालों के साथ जोड़ना है, ताकि इसे पीपीपी मोड के तहत निवेश के लिए एक उचित संयोजन बनाया जा सके। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या से गलत है या फिर हैं? केवल एक, केवल दो, दोनों एक और दो, या फिर ना तो एक और ना ही दो। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक। हाल ही में लोकसभा ने भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण यानी AERA संशोधन विधेयक 2021 पारित किया। इसका उद्देश्य घाटे में चल रहे छोटे हवाई अड्डे को बड़े हवाई अड्डे के साथ जोड़कर उसके निजीकरण का मार्ग प्रशस्त करना है। इस संशोधन विधेयक में भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण अधिनियम 2008 के तहत शामिल मेजर एयरपोर्ट की परिभाषा को संशोधित करने का प्रस्ताव है, ताकि इसकी परिभाषा में किसी अन्य हवाई अड्डे के स्थान पर हवाई अड्डों का एक समूह शामिल किया जा सके। इस संशोधन का उद्देश्य छोटे गैर लाभकारी हवाई अड्डों को लाभकारी हवाई अड्डों के साथ एक संयोजन या पैकेज के रूप में बोली लगाने वालों के साथ जोड़ना है। इस आधार पर पीपीपी मोड के तहत निवेश का मार्ग प्रशस्त किया जा सकेगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, 1980 में मंडल आयोग की रिपोर्ट ने अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC को 27% आरक्षण की सिफारिश की। दूसरा, 81वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के शासकीय कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तीसरा, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदायों को क्रीमी लेयर सिद्धांत से बाहर रखा गया है। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर हैं? केवल एक, केवल एक और तीन, केवल दो और तीन, या फिर एक, दो और तीन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल एक और तीन। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC के लिए क्रीमी लेयर को परिभाषित करने के मानदंडों को संशोधित करने का प्रस्ताव वर्षों से लंबित है। सांसदों ने संसद के चल रहे मॉनसून सत्र के दौरान इस मुद्दे को उठाया है। 1980 में मंडल आयोग की रिपोर्ट ने अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण की सिफारिश की थी। 85वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के शासकीय कर्मचारियों को कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी के आधार पर पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। SC/ST के लिए पदोन्नति में आरक्षण के प्रावधान को जून 1995 से लागू किया जा रहा है। दोनों समुदायों को क्रीमी लेयर सिद्धांत से बाहर रखा गया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल एक और तीन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, क्षोभ मंडल में पाई जाने वाली ओजोन परत सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी यानी UV किरणों से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। दूसरा, भारत हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी HCFC 141B के उपयोग पर पूर्ण रूप से रोक लगाने में सफल हो चुका है। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल दो। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट स्टडी ने पाया है कि दिल्ली NCR में सर्दियों के दौरान भी ओजोन निर्धारित स्तर से अधिक रहता है। इसके कारण स्मॉग और भी अधिक हानिकारक हो गया है। समताप मंडल में ओजोन परत सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी यानी UV किरणों से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। भारत हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी HCFC 141B के उपयोग पर पूर्ण रूप से रोक लगाने में सफल हो चुका है। HCFC 141B फोम निर्माण में उपयोग किया जाने वाला एक रसायन है। यह रसायन क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC के बाद ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाले सबसे शक्तिशाली रसायनों में से है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल दो। अगला प्रश्न है,
आई मीसा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की योजना है। दूसरा, आई मीसा योजना के तहत विभाग की सभी योजनाओं का सोशल ऑडिट राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान द्वारा किया जाना है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों, यानी दोनों कथन सही हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने इंफॉर्मेशन मॉनिटरिंग, इवैल्यूएशन एंड सोशल ऑडिट यानी आई मीसा नामक एक योजना तैयार की है। इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 में विभाग की सभी योजनाओं का सोशल ऑडिट किया जाना है। ये सोशल ऑडिट राज्यों की सोशल ऑडिट इकाइयों यानी सोशल ऑडिट यूनिट्स और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान के माध्यम से किए जाते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, मध्याह्न भोजन योजना 1995 में केंद्र प्रायोजित योजना यानी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के रूप में शुरू की गई थी। दूसरा, मध्याह्न भोजन योजना शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन गलत है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो एक और ना ही दो। हाल ही में सरकार ने संसद को बताया कि नवंबर 2020 तक देश में 6 महीने से 6 साल की उम्र के कुल 9.27 लाख गंभीर कुपोषित बच्चों की पहचान की गई है। मध्याह्न भोजन योजना 1995 में केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू की गई थी। मध्याह्न भोजन योजना शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के अंतर्गत आती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो एक और ना ही दो, यानी दोनों कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न है, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट 2013 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस अधिनियम के तहत अपराध गैर संज्ञेय और गैर जमानती है। दूसरा, यह अधिनियम अस्वच्छ शौचालयों के निर्माण या रखरखाव को प्रतिबंधित करता है। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, दोनों एक और दो, या फिर ना तो एक और ना ही दो। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल दो। केंद्र सरकार ने संसद के सत्र में कहा कि पिछले 5 वर्षों में हाथ से मैला ढोने के कारण किसी की भी मृत्यु नहीं हुई है। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट 2013 के तहत अपराध संज्ञेय और गैर जमानती है। यह अधिनियम अस्वच्छ शौचालयों के निर्माण या रखरखाव को प्रतिबंधित करता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल दो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। सीरिया, इराक, ईरान, अजरबैजान। उपरोक्त में से कौन से देश आर्मेनिया के साथ सीमा साझा करते हैं? केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल तीन और चार, या फिर एक, दो, तीन और चार। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल तीन और चार, यानी ईरान और अजरबैजान। अजरबैजान के साथ आर्मेनिया की सीमा पर 3 आर्मेनियाई सैनिक मारे गए हैं। आर्मेनिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि वह आर्मेनिया अजरबैजान सीमा के पूरे हिस्से में रूसी सीमा रक्षकों को तैनात करने पर विचार कर सकते हैं। आर्मेनिया 1991 में सोवियत संघ से अलग हुआ। यह देश 1988 से नारगोनो कराबाख क्षेत्र को लेकर अजरबैजान के साथ संघर्ष में शामिल है। आर्मेनिया अजरबैजान, तुर्की, जॉर्जिया और ईरान के साथ सीमा साझा करता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 3 और 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? एक तरफ समुद्री अभ्यास दिए हुए हैं, एक्स एकता, जीमैक्स, इन इंडो कॉर्पेट, कोंकण, और दूसरी तरफ दिए हुए हैं देश, भारत मालदीव, भारत जापान, भारत इंडोनेशिया और भारत अमेरिका। केवल 1, 2 और 3, केवल 2, 3 और 4, केवल 1, 3 और 4, या फिर उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1, 2 और 3।
भारतीय नौसेना और इंडोनेशियाई नौसेना के बीच भारत इंडोनेशिया समन्वित गश्त कॉरपोरेट का 36वां संस्करण शुक्रवार को शुरू हुआ। अभ्यास एकता भारत और मालदीव के बीच एक संयुक्त नौसैन्य अभ्यास है। इन इंडो कॉर्पैट भारत और इंडोनेशिया का संयुक्त नौसैन्य अभ्यास है। जिमेक्स भारत और जापान के बीच संयुक्त नौसैन्य अभ्यास है। कोंकण भारत और ब्रिटेन के बीच एक संयुक्त नौसैन्य अभ्यास है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी TPDS के तहत सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए अधिनियम में 90% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी शामिल है। दूसरा, इसके तहत 5 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह खाद्यान्न अर्थात चावल, गेहूं और मोटा अनाज क्रमशः 3, 2, 1 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से उपलब्ध कराया जाता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या से गलत है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 10 सितंबर 2013 को अधिसूचित किया गया। इसका उद्देश्य सम्मान के साथ जीवन जीने के लिए लोगों को सस्ती कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराना है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए अधिनियम में 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी शामिल है। इसके तहत कुल आबादी का 67% हिस्सा शामिल है। इसके तहत 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह खाद्यान्न अर्थात चावल, गेहूं और मोटा अनाज क्रमशः 3, 2, 1 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से उपलब्ध कराया जाता है। वर्तमान में अंत्योदय अन्न योजना में शामिल परिवार को प्रति परिवार प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त होता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा कुवेंपु पुरस्कार निम्नलिखित में से किस उपलब्धि के लिए दिया जाता है? कृषि नवाचारों में योगदान के लिए, भारत में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी भाषा में लेखकों के योगदान के लिए, दक्षिण भारत के नृत्य रूपों में योगदान के लिए, या फिर जनजातीय लोक संस्कृति को बढ़ाने में योगदान के लिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत के संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी भाषा में लेखकों के योगदान के लिए। हाल ही में ओडिया कवि डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा को कुवेंपु राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। यह पुरस्कार दिवंगत कवि कुवेंपु की स्मृति में स्थापित एक राष्ट्रीय पुरस्कार है। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष उस लेखक को दिया जाता है जिसने भारत के संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी भाषा में लेखन के रूप में योगदान दिया हो। इस पुरस्कार में एक रजत पदक, एक प्रशस्ति पत्र और 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। कुपल्ली वेंकटप्पा पुट्टप्पा यानी कुवेंपु एक भारतीय कवि, नाटककार, उपन्यासकार और आलोचक थे। उन्हें 20वीं सदी के सबसे महान कन्नड़ कवि के रूप में जाना जाता है। वह पहले कन्नड़ लेखक थे जिन्हें श्री रामायण दर्शनम नामक रामायण के अपने संस्करण के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत के संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी भाषा में लेखकों के योगदान के लिए। अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत को 10वां स्थान मिला है। दूसरा, भारत ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में 4था स्थान हासिल किया। तीसरा, अमेरिका शीर्ष पर यानी प्रथम, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और सऊदी अरब एक साथ दूसरे स्थान पर रहे। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं? केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, केवल 1 और 2, या फिर उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 1 और 2। हाल ही में भारत ने ITU यानी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक यानी GCI 2020 में 37 स्थानों की बढ़त के साथ 10वां हासिल किया है। अमेरिका सबसे ऊपर यानी प्रथम, उसके बाद यूनाइटेड किंगडम और सऊदी अरब एक साथ दूसरे स्थान पर रहे। एस्टोनिया सूचकांक में तीसरे स्थान पर रहा। भारत एक वैश्विक IT महाशक्ति के रूप में उभर रहा है।
यह डेटा गोपनीयता और नागरिकों के ऑनलाइन अधिकारों की रक्षा के लिए दृढ़ उपायों के साथ अपनी डिजिटल संप्रभुता का दावा करता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 1 और 2। अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। बादल फटने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, तापमान बढ़ने के साथ वातावरण अधिक से अधिक नमी धारण कर सकता है और यह नमी छोटी अवधि के लिए बहुत तीव्र वर्षा के रूप में नीचे आ जाती है। दूसरा, उच्च तापमान और तेज हवाओं के साथ सापेक्षिक आर्द्रता और बादल कवर अधिकतम स्तर पर आ जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन गलत है या फिर हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे मोटिवेटेड।